नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से तहे दिल से इंग्लिश विद नीतीश सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बेसिक 1 की क्लास, बेसिक 2 की क्लास, बेसिक 3 की क्लास, तीनों बेसिक्स क्लास पढ़ चुके हैं और कुछ ना कुछ इंग्लिश में एटीट्यूड जो एक्चुअल होना चाहिए वो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमको चीज़ों को रटना नहीं है कि अगर ये नाउन है तो ये सब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। आप नए नए टर्म सीखते जा रहे हो। बच्चों देखो, अगर आपको चीज़ों को नहीं रटना है तो आपको चीज़ों को समझना होगा, और समझने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अगर वो एक बार आप मेहनत कर गए तो फिर वो मेहनत ऐसी होती है कि आपको कैसा भी सवाल आ जाए आप बड़े आराम से कर जाएंगे। और काफ़ी लोग उसी समय सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे और आप बढ़िया से अपनी जॉब लेके निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिक्स का बहुत अहम रोल है। मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग की 4 से 5 क्लासेस हम बेसिक्स की रखेंगे। आज ये हमारी बेसिक्स 4 क्लास है, यानी 4th लेक्चर है बेसिक्स का। हमने अभी तक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में डिस्कस किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने सारा डिस्कस किया। अब जो बारी है वो है एक स्टेप और आगे बढ़ने की, एक चरण और आगे चलने की अब बारी आती है बच्चों। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल दिया था और कहा था कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। तो देखिए वो सवाल ये है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देखें, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने की स्टाइल है उसमें हर एक लेक्चर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहता है। समझ रहे हैं आप, एक सीरीज रहती है पूरी कनेक्शन की, जिससे आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। बच्चों, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको एक बार तहे दिल से पढ़ेंगे। अगर आप एक बार पूरे मन से पढ़ गए तो आपको बार बार चीजों को पढ़ने की आवश्यकता फिर कभी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, आप एक बार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अच्छे से पढ़ गए, आप एक बार ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अच्छे से पढ़ गए। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है कि बार बार इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए पिछली क्लास का जो सवाल था, स्टूडेंट्स हेट व्हेन द टीचर यॉन्स इन द क्लास। तो हमने आपसे पूछा था कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। क्या पूछा था हमने कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखो बच्चों ने सबसे पहले तो ये आसानी से पता कर लिया था कि स्टूडेंट्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और वो काम क्या करते हैं, हेट करने का। तो हेट क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। बच्चों, अगर आपने पिछली क्लास को बहुत अच्छे से समझा है तो हमने 2 ही ऐसी चीज है जिनको ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए यूज की थी। एक हमने यूज किया था whom का, और एक यूज किया था हमने what। whom मतलब किसे या किसको, किसे या किसको, whom मतलब किसे या किसको, जबकि what का मतलब क्या था, what का मतलब क्या। जो whom का रिप्लाई देता था हम उनको कहते थे कि ये पर्सन है, और इसी ऑब्जेक्ट का नाम होता था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो व्हाट का रिप्लाई होता था वो थिंग होता था, और इसी को हमने नाम दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज हम कंपटीशन की दुनिया में पूछे गए सवाल को बेसिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं वो जानेंगे, यानी आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर बच्चों मैं इससे पूछता हूं कि बच्चे नफरत करते हैं, हेट मतलब क्या हो गया, नफरत करना, तो बच्चे नफरत करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हेट करते हैं, है ना। तो अगर मैं इस सवाल पर जाने से पहले आपसे मैं ये पूछूं, स्टूडेंट्स हेट क्रिकेट। सपोज करो ये मैंने कोई सा भी एक सवाल लिख दिया, स्टूडेंट्स हेट क्रिकेट। वो जो बच्चे हैं वो क्या हेट करते हैं, तो हमने उससे पूछा कि क्या हेट करते हैं,
क्या है जिस चीज से उन्हें नफरत है, तो जवाब क्या आएगा कि उन्हें क्रिकेट से नफरत है। क्रिकेट से नफरत है। जो व्हाट के जवाब होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब बच्चों मैं इसी सवाल को, इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहां अप्लाई करूं तो अब ध्यान से समझना, स्टूडेंट हेट करते हैं, तो मैं पूछूंगा स्टूडेंट क्या हेट करते हैं, स्टूडेंट क्या हेट करते हैं, तो वो हेट करते हैं, उन्हें किस चीज से नफरत है, वो क्या चीज है जिससे उन्हें क्या है, नफरत है। तो बच्चे जवाब आएगा कि जब टीचर यौन करता है, यौन मतलब जमाई लेता है, उसको ऐसे, ये वाली जो फीलिंग है ना वो यौन होती है ना, आप वो स्लीपी फीलिंग आती है उसको, वो जमाई लेता है। कब, कहां लेता है वो, क्लास में। तो जब टीचर क्लास में नींद वाली फीलिंग आती है उसको, इस चीज को, जैसे यहां क्रिकेट को, तो यहां इस पूरी बात को बच्चे क्या करते हैं, हेट करते हैं। बच्चों आसान नहीं था, आसान नहीं था। अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। सेम कहानी ऑब्जेक्ट की भी। ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है, इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है वो ये पूरा फ्रेज है। ये पूरा क्या है, फ्रेज। ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है, ये पूरा का पूरा फ्रेज इस हेट वर्ब का क्या है, इस हेट वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपके दिमाग में एक चीज और आ गई, आपके दिमाग में एक चीज और आ गई कि ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट एक पूरा फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज क्या होता है बच्चे, अभी हम जब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे ना, जब हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तब हम जानेंगे इन चीजों को, फ्रेज क्या होता है। अभी हम आपको सिर्फ बता देते हैं कि आखिर एक फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग ना हो। अगर मैं इसको छुपा दूं तो व्हेन द टीचर योन इन द क्लास, जब टीचर क्लास में योन करता है तो क्या होता है, तो क्या ये कंप्लीट था, क्या नहीं, ये अधूरा था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है, शब्दों का समूह लेकिन उसका अर्थ पूरा ना हो। और सेंटेंस किसको कहते हैं, शब्दों का समूह जिसका अर्थ पूरा हो। अगर मैं इन दो को हटा दूंगा तो इन दो, इस पूरे फ्रेज का कोई मीनिंग, इस पूरे लिखे हुए वाक्य का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट भी, एक फ्रेज भी पूरा किसका काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास के लिए एक छोटा सा टर्म है, देखो वो मैंने मिटाया नहीं है, उसका रीजन है ना। आज की क्लास के लिए एक नया टर्म है, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कौन करता है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कौन करता है, तो आपने कहा था सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल, ये हम बेसिक लेक्चर 2 में, बेसिक लेक्चर 2 में फंडामेंटल इंग्लिश बेसिक फंडामेंटल 2 में हमने ये पूरी तरीके से पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे जैसे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है उसी तरीके से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरा करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, याद करो 40 डिग्री और ये उसका था 50 डिग्री। सेम वे में ये 40 डिग्री और ये उसका क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो आज की जो चर्चा का विषय है
वो विषय रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसकी हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक, यानी पूरा करने वाले को हम पूरक कहते हैं। एक एग्जांपल देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, तो हाँ देखते हैं। हमने आपसे कहा ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो हमने कह दिया कि ही क्या है? स्टूडेंट है। हमने कह दिया ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? इज हमारी मेन वर्ब हो गई। और इसी मेन वर्ब को हमने क्या नाम दिया था? अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो इसी को हमने नाम दिया था लिंकिंग वर्ब, है ना, क्योंकि यहां पे ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये हो गया आपका ये। अब ये क्या बचा? ये स्टूडेंट नाम का नाउन है, अ गुड स्टूडेंट। तो हमको पता है क्या ये ही और स्टूडेंट अलग अलग है या एक ही है? ये ही, तो आप कहोगे कि वह ही तो स्टूडेंट है, यानी ही और स्टूडेंट दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं, इसलिए ये जो लिखा हुआ नाउन है ना, ये लिखा हुआ नाउन क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डिटेल्ड मैंने आपको बेसिक लेक्चर 2 में बताया था। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों एक ही इंसान है। ही इज अ गुड स्टूडेंट, वह जो लड़का है वो लड़का कौन है? एक अच्छा विद्यार्थी है। यानी स्टूडेंट और ही दोनों एक ही पर्सन है। स्टूडेंट ही है, यानी वो दोनों एक ही पर्सन है। सेम कहानी को हम कहां अप्लाई करने वाले हैं आज? सेम कहानी को हम अप्लाई करने वाले हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखते हैं कैसे। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कोई नाउन पूरा कर रहा है या प्रोनाउन पूरा कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? तो वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जरा ध्यान से देखेंगे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? इट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिख रहे हैं? ओसी। ओसी का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या काम करता है? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है। क्या करता है? पूरा करता है। क्या पूरा करता है? हमारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है पूरा करता है। क्या पूरा करता है? ऑब्जेक्ट की जानकारी को। तो क्या कहा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है ऑब्जेक्ट की जानकारी को। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा करता था सब्जेक्ट की जानकारी को, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है ऑब्जेक्ट की जानकारी को। अच्छा बच्चों, देखते हैं इसको एक आसान से एग्जाम्पल से। He named the boy Raman. अब देखो ही क्या हो गया? यहां पर सब्जेक्ट हो गया। नेम्ड क्या हो गया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। देखो बच्चों, हम आगे की जब स्टडी करेंगे तो हम जानेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हम आगे जस्ट डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। वहां हम ये जानेंगे कि एक ही शब्द एक से ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। जैसे मैं देखो यहां पर हूं आपके सामने, तो एक टीचर का रोल प्ले कर रहा हूं। जब मैं अपने
रूम पर जाता हूं तो स्टूडेंट बन जाता हूं, ठीक है। जब मैं अपनी किचन में जाता हूं तो कुक बन जाता हूं, जब मैं झाड़ू लगाता हूं तो स्वीपर बन जाता हूं, जब अपने घर जाता हूं तो अपने मम्मी पापा का वेटर बन जाता हूं। इंसान तो एक ही है ना, काम बहुत सारे कर रहा है। उसी तरीके से वर्ड्स भी बहुत सारा काम करते हैं। ये जो नेम है ना, ये आपके लिए नाउन का भी काम करेगा और ये आपके लिए वर्ब का भी काम करेगा। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये जब नेम वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, नाम रखना या किसी का क्या करना, नाम रखना। और ये जनरली नाम है। जैसे हम पूछेंगे उसका नाम क्या है, तो इसमें तो कोई काम नहीं हुआ, तो उस समय नेम नाउन की तरह काम कर रहा होगा। और अगर मैं कहूं कि हमने उसका नाम रमन रखा, हमने उसका नाम रमन रखा, तो हमने काम किया है। कौन सा काम किया है, हमने काम किया है नाम रखने का। तब वो किसकी तरह काम करेगा, वर्ब की तरह काम करेगा। तो यहां किसकी तरह काम कर रहा है, वो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ही नेम्ड द बॉय रमन, उसने उस लड़के का नाम रखा। तो देखो किसका, किसका नाम रखा, तो आप कहोगे हुम मतलब किसका। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप, किसको, किसे, है ना। तो ये सब इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हुम। इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये किसका रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है। तो किसको बुलाया उसने, किसका नाम रखा है, तो उसने उस लड़के का नाम रख दिया, और उस लड़के का नाम क्या रख दिया, रमन। और आप ये जानते हैं कि रमन क्या एक नाउन है, क्योंकि वो किसी का नाम है। अब बच्चों ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो रमन क्या है, तो रमन है क्या। फिर आप कहेंगे सर रमन तो एक नाउन है। और अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो ये रमन ही तो ये लड़का है। अच्छा आप ध्यान से सोचिए, इस सेंटेंस में हम कितने पर्सन्स की बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम कितने आदमियों की बात कर रहे हैं। दो आदमियों की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है, या फिर हम तीन आदमियों की बात कर रहे हैं। सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा कि हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, दो आदमी की बात कर रहे हैं, या तीन आदमी की बात कर रहे हैं। तो दिख तो तीन रहे हैं, ही बॉय रमन, ही बॉय रमन। तो ये तो कंफर्म है, एक वाला तो हो नहीं सकता। लग तो कौन सा रहा है, तीन वाला। लेकिन जरा एक बार ध्यान से देखेंगे तो उसने, ये कोई हो गया, ये ही कोई हो गया, उसने नाम रखा उस लड़के का, और उस लड़के का नाम क्या रखा, रमन। समझ में आया, उसने नाम रखा, किसका नाम रखा, उस लड़के का नाम रखा, और उस लड़के का नाम क्या रख दिया, उस लड़के का नाम रख दिया रमन। इसका मतलब ये बॉय और रमन तो ये दोनों एक ही इंसान है। अगर ये एक ही इंसान है तो इसका मतलब ये तीन इंसान ना होकर ये कितने हो गए, ये तीन ना होकर बच्चों ये तो दो ही हैं। इसका मतलब ये जो रमन है ना ये बॉय ही है, और बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम समझ गए यहां रमन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम होता है ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करना। तो इस लड़के का नाम क्या है, रमन। तो ये शब्द इस लड़के की जानकारी को पूरा कर रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ। इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। दे सिलेक्टेड हिम देयर कैप्टन या देयर कोच। एक ही बात है, दे सिलेक्टेड हिम देयर कोच। बच्चों ये सवाल
आगे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे, चैप्टर वाइज स्टडी करते जाएंगे, ये आएंगे और फिर हमें वहां परेशान ये नहीं करेंगे। दे सिलेक्टेड हिम देयर कोच, तो दे क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया, सिलेक्ट किया वर्ब हो गई, किसको सिलेक्ट किया तो ये किसका रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है, किसको सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया कि उन्होंने उस लड़के को क्या किया है, सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करके क्या बना दिया, कोच बना दिया। क्या बना दिया, कोच बना दिया। तो बच्चों अब आप ध्यान से सोचो, क्या ये लड़का और ये कोच अलग अलग इंसान है या एक ही इंसान है? सोच के देखो। उन्होंने चयनित किया उस लड़के को और चयनित करके क्या बना दिया, कोच बना दिया। दिखने में तो एक से ज्यादा लग रहे हैं, ये हिम और कोच एक से ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन आप चीजों को जब गहराई से समझोगे तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि ये दोनों तो एक ही इंसान है। अगर ये दोनों एक ही इंसान है तो देयर कोच यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि वो हिम नाम के ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट की जानकारी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जानकारी को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है। अगर आप इसको 40 डिग्री कह देंगे तो ये उसका बचा हुआ पार्ट 50 डिग्री है। जैसे आप इसको अगर 40 डिग्री कह देंगे तो ये इसका बचा हुआ पार्ट 50 डिग्री है। तो ये बात हो गई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि आप बेसिक्स की हेल्प से एग्जाम में आए हुए सवालों को कैसे देखेंगे। एक सवाल देंगे हम अभी थोड़ी देर बाद और उसके जवाब भी देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म क्लियर हो गया है। क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? तो एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की जानकारी को क्या करता है, पूरा करता है। पिछली क्लास में आपने देखा था पिछली क्लास में आपने देखा था पिछली क्लास में आपने देखा था कि कितने ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं हम वर्ब के साथ, 2 ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। पहले हम कौन सा रखते हैं, पर्सन वाला, और दूसरा हम उसके बाद कौन सा रखते हैं, थिंग वाला। यानी पहले हम रखते हैं पर्सन को और फिर हम रखते हैं थिंग को। टेक्निकली भाषा में बोला जाए तो पहले नंबर पे रखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे नंबर पर रखा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी चीज को हमने कैसे लिख लिया था, इसी चीज को हमने लिख लिया था कुछ इस तरीके से कि पहले हम लिखेंगे पर्सन और पर्सन के बाद हम लिखेंगे, पर्सन के बाद नंबर आएगा किसका, पहले हम लिखेंगे पर्सन को और पर्सन के बाद हम लिखेंगे थिंग को। अगर हम अपोजिट करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लिख लीजिए, पहले थिंग वाले ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए, लेकिन आपको बीच में एक प्रपोजिशन लगानी होगी टू या फॉर नाम की, और उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं पर्सन को। जिन्होंने पिछली क्लास अच्छे से लिए वो जानते होंगे इस चीज को कि इन दोनों के मतलब क्या है, और एरर भी इन्हीं पर बनती है, एक्टिव पैसिव भी इन्हीं पर बनते हैं, दोनों ही चीजें इन पर बना करती हैं। अब आप ध्यान से देखोगे बच्चों, उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने दिया, गिव मतलब देना, तो गिव एक वर्ब हो गई। क्या दिया, तो दिया है ईमेल एड्रेस, यानी उसका जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है ना, मतलब जो हम ईमेल यूज करते हैं वो उसको ईमेल एड्रेस को उसने दे दिया। तो ये किसका जवाब है, क्या दिया, तो क्या दिया, ईमेल एड्रेस दिया। तो क्या के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
किसको दिया? whom किसको दिया? तो मुझे दिया। मैं इंसान हूं, हाँ मैं इंसान हूं, तो हम इसी को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं ये बताता है, ये है पर्सन और ये है थिंग। तो अब बच्चों बताइए, क्या पहले पर्सन और उसके बाद में थिंग आता है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, आपने पिछली क्लास में भी हमको ये बहुत अच्छे से समझा दिया था और हमने आज भी हिंट करके बता दिया आपको कि पहले हम पर्सन को रखते हैं और उसके बाद फिर हम थिंग को रखते हैं। पहले पर्सन को रखते हैं और थिंग को रखते हैं। इसका मतलब दिया गया सवाल कैसा है? सही है। और हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इनके ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर दें तो। अगर हम इनके ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर देंगे तो हमें क्या लिखना होगा? शी गेव, आगे लेके आओ इसको, आगे लेके आओ इसको, हर ईमेल एड्रेस, इसको पीछे लेके जाओ, इसको पीछे लेके जाओ, क्या लगोगे? मी, और बीच में एक प्रपोजिशन लगा दोगे, क्या? टू। अब देखो ये सही बन गया। शी गेव हर ईमेल एड्रेस टू मी। उस लड़की ने, देखो मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा। उस लड़की ने दिया, क्या दिया? अपना ईमेल एड्रेस दिया, और दिया किसको? तो मुझको दिया। ठीक है बच्चे, ये एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखने के तरीके हो गए। कभी कभी वो ये पूछ लेगा, कभी कभी वो इस तरीके से पूछ लेगा। और दोनों ही कैसे हैं? आप जानते हैं दोनों ही एक ही चीजें हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे के और हैं। यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे हमने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख लिया है, फिर बीच में प्रपोजिशन लगानी पड़ती है, टू या फॉर। जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो फॉर लगा देते हैं, है ना। और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नरेशन में काम में आएगी ये चीज, एक्टिव पैसिव वॉइस में काम में आएगी आपको चीज। जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब, वहां पे भी ये चीज काम में आएगी। यानी बच्चों ये बेसिक है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो लगभग हर जगह आपके काम में आता है। तो ये हो गया पिछली क्लास का रिवीजन। अब हम आते हैं वो सवाल पे जो हमको एक्चुअली में आज डिस्कस करना था। अब मैं एक बार सारी चीजों को रफ कर रहा हूं, ठीक है बच्चे, फिर मैं वो सवाल लिखता हूं जो हमको करना है आज। देखिए बच्चों, क्या है वो सवाल? ये सवाल जो पूछा गया है, पहले लिख देते हैं फिर देखते हैं। I took my father some fruits when he was in hospital। ये हो गया हमारा सवाल, और उसने यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन करके दिया है। इसका मतलब आप समझ गए, इस अंडरलाइन पार्ट को आपको देखना है और ये देखना है कि इसमें क्या है। और इसके चार ऑप्शंस हैं, हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला ऑप्शन लिखा था I took some fruits for my father। ये था पहला ऑप्शन। बच्चे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या था? तो दूसरा ऑप्शन था I took for my father some fruits बच्चों देखो तीसरा ऑप्शन क्या था? तो तीसरा ऑप्शन था I brought some fruits for my father
और डी में लिखा था नो इम्प्रूवमेंट। बच्चों आप आराम से टाइम लीजिए। ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इसी पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको लगता है कि ये लिखा हुआ पार्ट पूरी तरीके से सही है तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि ये नहीं, इसकी जगह ये आना चाहिए तो आंसर ए, इसकी जगह ये आना चाहिए तो आंसर बी, इसकी जगह ये आना चाहिए तो आंसर सी, इसकी जगह अगर ये सही है तो फिर आंसर क्या होगा? डी। बच्चों आराम से टाइम लीजिए, सोचिए क्या होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपने चीजों को ध्यान से पढ़ा है, समझा है, आपने चीजों को ध्यान से देखा है ना। यहां टी लगा लेना, यहां टी और आएगा। ये टुक की सेकेंड फॉर्म लिखिए और ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म लिखिए, ठीक है। चलो बच्चे, अब हम इस सवाल को ध्यान से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सवाल में ऐसा क्या है और आखिर ये पूछा गया। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, ये सवाल आया था एसएससी सीजीएल में। ये सवाल एसएससी सीजीएल में आया था। चलिए बच्चों, कहीं भी आया हो, अगर हमारे कॉन्सेप्ट दमदार हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो फिर कहीं भी आया हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो देखते हैं। आई टुक, पहले इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। आई टुक माई फादर सम फ्रूट्स व्हेन ही वॉज इन हॉस्पिटल। तो मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक हॉस्पिटल है, क्या है, ये हॉस्पिटल है और इसमें मेरे फादर है ना। तो ये हम एक बेड बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली में क्या है, ये एक बेड है, ठीक है बच्चों, ये एक बेड है। इस बेड पे कौन लेटा हुआ है? हमारे फादर लेटे हुए हैं, कुछ परेशानी थी इसलिए लेटे हैं, ठीक है। अब मैं अपने घर पे हूं, तो मैं अपने घर से गया और कहां गया? हॉस्पिटल। और फादर के लिए क्या लेकर गया? कुछ फ्रूट्स लेके गया। क्या लेके गया? कुछ फ्रूट्स। ये कौन है भाई? ये है माय फादर। सवाल समझ में आया आपको? मैं अपने फादर के लिए, जो फादर कहां पर है? हॉस्पिटल में थे, तो क्या लेके गया? उनके लिए फ्रूट्स लेके गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो बच्चे, अब हम सवाल को देखते हैं। हम जानते हैं आई क्या है, तो आप कहोगे सर आई तो सब्जेक्ट है ना। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टुक क्या हो गई? वर्ब हो गई। एक्चुअली में टुक क्या है? तो टुक है टेक की सेकेंड फॉर्म। टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टुक होती है। और थर्ड फॉर्म टेकन होती है। पास्ट की बात है, देखो ही वॉज, पास्ट की बात। आई टुक माई फादर सम फ्रूट्स, ठीक है। तो आप जानते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। आप जानते हैं ये पर्सन वाला ऑब्जेक्ट, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं, ये सब किताबी भाषा है। अब हम चलते हैं अपनी लैंग्वेज पर। पहले पर्सन फिर थिंग, पहले इंसान फिर इंसान ने चीजें बनाई, तो पहले पर्सन फिर वो थिंग, तो पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग व्हेन ही वॉज इन हॉस्पिटल। तो अभी तो हमने देखा था कि अगर किसी वर्ब के
कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन के लिए होना चाहिए और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो थिंग के लिए होना चाहिए। तब क्या बीच में कोई प्रपोजिशन लगती है क्या? तब बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं लगती है। यानी ये तो बिल्कुल सीक्वेंस ऐसे ही चलता है। हाँ, प्रपोजिशन हम कब लगाते हैं? जब एक सब्जेक्ट हो, एक और इस वर्ब के कितने ऑब्जेक्ट हो? 2 ऑब्जेक्ट हो, जिनमें से पहला वाला ऑब्जेक्ट थिंग की बात करे, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पर्सन की बात करे, तब हम बीच में टू या फोर लगा दिया करते हैं। ये मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं। लेकिन ये तो पहले पर्सन आ रहा है फिर थिंग आ रहा है, पहले पर्सन आ रहा है तो थिंग आ रहा है। तो बताओ बच्चों, गलत है कि सही है? पहले पर्सन आ रहा है फिर थिंग आ रहा है, कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब तो ये सही है। अगर इसका मतलब सही है तो फिर आंसर हम क्या दे दें? तो आंसर हम क्या दे दें? अभी दिया नहीं है, अभी हम मन में सोच रहे हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। आंसर डी होना चाहिए। अच्छा, जरा इसको देख लो फिर। आज हमने क्या किया है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। आज हमने क्या किया है कि जो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर हमने थिंग को पहले लिख लिया और पर्सन को बाद में लिख दिया, अगर हमने थिंग को पहले लिख लिया पर्सन को बाद में लिख दिया, तो बीच में प्रपोजिशन लगा दी फॉर। मैं क्या ले गया? कुछ फ्रूट ले गया। किसके लिए ले गया? पापा के लिए ले गया। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये बात और ये बात तो एक ही लिखी है। मैं आपको भी एग्जाम्पल से बता रहा था कि अगर आप पर्सन को पीछे ले जाएं और थिंग को आगे ले आए तो बीच में क्या लगा देते हैं? प्रपोजिशन लगा देते हैं। तो ये दोनों बातें तो एक ही हैं। अगर ये दोनों बातें एक ही हैं तो इसका मतलब ये हो गया अगर ये सही है तो ये भी सही है। अगर ये सही है तो फिर हमें ये जवाब लगाना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो सही है। और ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। ये तो इसने दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ लिख दिए, प्रपोजिशन पहले लगा दिया, तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। बच्चों, सब देखा आपने क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग दिया उसने अगर हम इसको चेंज करके लिखेंगे तो यही आएगा। अगर ये सही है तो फिर ये भी सही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी का क्या है? आगे पीछे करके लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके लिखा हुआ चीज है। अब तो हम फंस गए। ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि इसने दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ लिख दिया और प्रपोजिशन इसने पहले रख दी। बच्चों, एक थोड़ी से समय के लिए मैं आपको एक नई दुनिया की ओर लेके चलता हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। थोड़ी देर के लिए एक नई दुनिया की ओर लेके चलता हूं। क्या है वो नई दुनिया? तो वो नई दुनिया कुछ इस तरीके से, इफ यू वॉन्ट सम कॉफी, एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इफ यू वॉन्ट सम कॉफी, आई विल बी हैप्पी, I will be happy to a cup to you। और एक और सेंटेंस लिखते हैं हम, I will be happy to the cup from you and take it to the kitchen। सर आप क्या कर रहे हो? क्या पढ़ा रहे थे? कहां पहुंच गए? तो बच्चों थोड़ा सा सब्र तो करो। आप जानते हो जो भी मिलेगा क्वालिटी का मिलेगा, जो भी मिलेगा कॉन्सेप्ट मिलेगा। रटा हुआ बिल्कुल नहीं, रूल्स नहीं, कॉन्सेप्ट होते हैं। पानी पीते रहें, पढ़ाई करते रहें। जब पढ़ने बैठते हैं तो पानी की एक बोतल अपनी टेबल पे रखें। और जब भी देखो, जो इंसान का दिमाग है ना, वो कभी पढ़ने के लिए बना ही नहीं है ना। ये इंसान का दिमाग बना है मौज मस्ती करने के लिए। पता नहीं कल जीवन हो नहीं हो।
मौज मस्ती तो हो जाएगी कम से कम। तो बच्चों आप अपनी देखो पढ़ना भी बहुत जरूरी है ना जीवन में। अगर सोसाइटी में मान मर्यादा वर्चस्व इज्जत फेम ऑरा वोकैबलरी याद आ गई ना। हाँ वोकैबलरी की भी क्लासेस हम लेंगे है ना, 1 बाय 1 सारी क्लासेस लेंगे। तो पानी की बोतल रखा करें और उठने बार बार उठने से अच्छा है कि अपनी 2-4 घूंट पी लिए। अब 2-4 घूंट पानी पीते रहोगे ना तो आपका जो ब्रेन है ना इसको थकावट नहीं होगी है ना। तो आप हर 15-20 मिनट के बाद 1-2 घूंट पानी पी लिया करें। इससे आप पानी भी पी ले हुए और आपके ब्रेन को थकावट भी नहीं होगी। देखो बच्चों मैंने 2 सवाल लिखे हैं, सवाल समझने की कोशिश करना। इफ यू वॉन्ट सम कॉफी, अगर आप क्या चाहते हो, कॉफी चाहते हो, आई विल बी हैप्पी, तो मुझे क्या होगी, बड़ी खुशी होगी। अ कप ऑफ कॉफी टू यू, तो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आता हूं, एक कप ऑफ कॉफी ले आता हूं। यदि तुम चाहते हो कॉफी पीना तो आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। टू अ कप टू यू, तो एक कप किसका, कॉफी का, किसके लिए, तुम्हारे लिए, क्या करने के लिए, लाने के लिए। तो मैं ले आता हूं। आई विल बी हैप्पी, मैं अब देखो ये अगला सवाल है, मैं खुश होऊंगा। टू कप फ्रॉम यू, अब देखो पहले वो टू यू लिख रहा था, गौर से देखना। टू यू का मतलब होता है तुम्हारी तरफ और फ्रॉम यू का मतलब होता है तुमसे दूर। फ्रॉम यू का मतलब क्या हो गया है, तुमसे दूर। टू यू का मतलब क्या हो गया, तुम्हारी ओर। आगे नहीं आया समझ में, नहीं आया ना समझ में। ये देखो ये एक पर्सन है, अगर इसकी ओर कोई चीज आ रही है तो हम क्या कहेंगे, टू यू, है ना। ये एक और कोई पर्सन है, अगर कोई चीज इससे दूर जा रही है तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम यू। समझ गए, फ्रॉम यू का मतलब कोई चीज जब हमसे दूर जाती है तो फ्रॉम यू, जब कोई चीज हमारे करीब आ रही है, हमारी ओर आ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, टू यू। तो आप ध्यान से समझना, आई विल बी हैप्पी टू द कप फ्रॉम यू, तो मुझे खुशी होगी कि तुमसे क्या ले जाने में, कि कप, अब तुमने चाय पी ली है, इसका मतलब अब मैं कप आपसे दूर ले जाता हूं और टेक इट टू द किचन, और इसको कहां ले जाता हूं, किचन में। पहले सेंटेंस में कह रहा है कि मैं आपके लिए कॉफी ले आता हूं, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है और क्या ले आता है, एक कप ले आता है, एक कप में कॉफी ले आता है। और दूसरे सेंटेंस में वो आपसे क्या कह रहा है कि उसी कप को जब आपने चाय कॉफी पी ली है तो उस कप को वो कहां ले जाना चाहता है, उस कप को वो बढ़िया से किचन में ले जाना चाहता है और किचन में सिंक में डाल देगा आराम से। तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट, देखो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ध्यान से समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई चीज किसी पर्सन की ओर आती है, जब कोई चीज किसी पर्सन की ओर आती है, जब कोई चीज किसी पर्सन की ओर हम लेके आते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रिंग। और जब कोई चीज देखो इसकी ओर लेके आ रहे हैं तो ये देखो मुस्कुरा रहा है, और इससे दूर लेके जा रहे हैं तो ये देखो ये गुस्सा कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं टेक। बहुत आराम से समझना, हिंदी आप अगर वर्ड के हिंदी मीनिंग को पकड़ोगे ना तो वो आप सेंटेंस सही नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में आपको देखो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप इनके मीनिंग देखते हो हिंदी डिक्शनरी में, जबकि जब आप इनकी मीनिंग इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे तो एक्चुअल मीनिंग इनका होता है ना। हिंदी नहीं, आप इनके एक्चुअल मीनिंग को जाओगे। जैसे तो आप कह दोगे फिर तो, है ना, इनका मतलब भी मैं होता है, इनटू का मतलब भी मैं होता है, कभी कभी एट का मतलब भी मैं निकलता है, तो ऐसे नहीं। तो हमने क्या समझा, जब कोई चीज हमारी ओर आती है, जब कोई चीज हमारे लिए कोई लेकर आता है तो किस वर्ब का यूज करते हैं, ब्रिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जब कोई चीज हमसे दूर जाती है
तो हम किस वर्ब का यूज करते हैं? टेक वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, अब आप ध्यान से समझना, यहां किसकी बात हो रही है? यहां किसकी बात हो रही है? तो यदि तुम चाहते हो कॉफी, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं तुम्हारे लिए, टू यू का मतलब क्या हो गया? कोई चीज तुम्हारे लिए आ रही है। तो तुम्हारे लिए आ रही है, तो यहां पे क्या रखना होगा उसको? ब्रिंग। टू ब्रिंग अ कप टू यू। कहते हैं ना, आपने अगर एक्टिव ऐसे पढ़ा होगा तो बहुत फेमस सेंटेंस होते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या मतलब हो गया इस सेंटेंस का? कि मेरे लिए क्या लाओ? एक पानी का ग्लास लाओ। तो वो इसकी ओर ही आएगा, है ना? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरे लिए क्या लेकर आओ? मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ आप। और अगले सेंटेंस में कह रहा है कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो कप है मैं आपसे दूर लेके जाता हूं। ध्यान से देखो क्या लिखा है? फ्रॉम यू। तो मैं आपसे दूर लेके जाता हूं एंड टेक इट टू द किचन, और उसको कहां रख देता हूं? किचन में। तो अब वो कप आपके पास नहीं आ रहा, अब वो कप आपसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये फ्रॉम यू वाला केस हो गया। और इसके लिए वर्ब क्या लगती है? टेक। तो हमें यहां पे क्या रखना होगा? टेक। तो आप अंतर समझ गए? जब कोई चीज किसी के लिए लेकर आते हैं तो ब्रिंग बोलते हैं, जब कोई चीज किसी से दूर लेके जाते हैं तो उसको टेक बोलते हैं। अब जरा आप इस सवाल को देखिए, अब मुस्कुरा गए आप। अब आप एक ही बार में मुस्कुरा गए, कह रहे सर फंसा दिया आपने, ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, पर्सन है, थिंग है, जबकि ऑब्जेक्ट के साथ उसने किसका समावेश कर दिया था? वर्ब का। देखो, आप अगर वर्ब को, इसी को बेसिक कहते हैं, अगर आप वर्ब को रटोगे या वर्ड को रटोगे तो वो एक दो यूज में लग जाएगा और बाद बाकी यूजेस में वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया तो फिर मजा ही आ जाएगा, है ना? अब आप खुद सोचो जरा, अब आप खुद सोचिए जरा, आप आप अपने फादर के लिए फ्रूट्स लेकर आए थे या उनसे फ्रूट्स दूर लेके जा रहे थे? याद करो सबसे पहला डायग्राम, याद कीजिए बच्चों, सबसे पहला डायग्राम क्या था? आप थे, ये आप हो, ये आपके फादर कहां हैं? तो आपके फादर हैं हॉस्पिटल में। ये आपके फादर कहां पर हैं? हॉस्पिटल में हैं। तो आपने क्या सोचा? ये आपके फादर देखो बढ़िया हॉस्पिटल में लेटे हैं, आराम से आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या सोचा? चलो मैं हॉस्पिटल तो जा रहा हूं, तो क्या ले चलूं? फ्रूट्स ले चलूं। और किसके लिए फ्रूट्स ले चलूं? फादर के लिए। तो मैंने क्या लिए? मैंने फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स किसके लिए लिए? फादर के लिए लिए। और जब वो कहां थे? हॉस्पिटल में थे। जब वो कहां थे? देखो फादर मेल होते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा? ही लिखा। तो आप समझ गए कि सर अगर हमें थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत होता तो हम कभी भी टुक वर्ब का यूज करते ही नहीं। क्योंकि टेक वर्ब कब यूज होती है? टेक वर्ब कब यूज होती है बच्चे? टेक की सेकेंड फॉर्म क्या कहलाती है? टुक। और ब्रिंग की ही सेकेंड फॉर्म क्या कहलाती है? ब्रॉट। ये इनकी सेकेंड फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये इनकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? ब्रॉट हो गई। तो ब्रिंग का मतलब लाना, तो ये लाया था, है ना? तो हम समझ गए थे कि जब हम कोई चीज किसी के पास लेकर जाते हैं, जब हम कोई चीज किसी के पास लेकर जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं बॉट। इसका मतलब जवाब होगा सी पार्ट। क्या होगा बच्चे? सी पार्ट। और हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको घुमाकर नहीं लिख सकते क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसी को और करके और क्या लिख सकते हैं? आंसर तो सी हो गया बच्चों, ठीक है, आंसर तो सी हो गया। इसको घुमा के और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं आई ब्रॉट माई फादर सम
fruits. I brought my father some fruits. तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं, पहले पर्सन को रख दिया, उसके बाद थिंग को रख दिया। कैसा है? सही है। इसमें आपने पहले थिंग को रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पर्सन को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपने प्रपोजिशन लगा दिया। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब आंसर अगर ये लिखा होता तो ये भी होता, और ये लिखा होता तो ये भी होता। एग्जाम में ये लिख कर आया था तो आपने ये जवाब दे दिया। आई होप अब आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि आखिर ऑब्जेक्ट का भी कितना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अब हम डिस्कस करेंगे और बेसिक में। ये आपका लेक्चर हो गया बेसिक 4, है ना। ये आपका लेक्चर हो गया बेसिक्स 4। ये आपका 4th नंबर का लेक्चर हो गया। ये आपका लेक्चर हो गया बेसिक्स का, जिसको हमने दे दिया 4। अब हम ऐसे ही अपनी सीरीज में आगे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार सवाल को डिस्कस करेंगे, और बढ़िया से आप मौज कीजिए। एक बार 2 बार समझिए। अगर आपको परेशानी आती है आप टेलीग्राम पे कीजिए। आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो फिर आप जो कॉन्टेक्ट अस वाला नंबर है आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल बहुत ही अर्जेंट हो अब तभी कर रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। हर बार की तरह वही, आप अच्छे से लाइक करें, पसंद आ रहा है, और अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।